वाओ, कर दिखाया भाई। हिमेश रेशमिया ने कर दिखाया। उन्होंने एक ऐसी मूवी बनाई है जो इतनी बुरी है कि एक्चुअली में देख उसे मजा आती है। मेरे लिए इट वाज अ रिलीजियस एक्सपीरियंस कि कोई मूवी इतना सीरियस होते हुए भी इतनी बकलोली कैसे कर सकती है। जहां ऐसा नहीं है कि मूवी अपनी हरकतों को लेकर सेल्फ अवेयर नहीं है, लेकिन ये उस मेटा कॉमेडी सिनेमा के नाव में सवार भी पूरी तरीके से नहीं होना चाहती, जो उसके बैड एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ठंडा जरूर से करता है। पर थैंक्स टू हिमेश रेशमिया जी की राइटिंग, क्योंकि जब आपको लगता है कि ये फिर से वही घिसी पिटी चीज करेंगे, तो तभी ये क्लाइमैक्स में गोलियों को डॉज करते हुए एक डांस बैटल करवाते हैं। धूम 2 का डायमंड हाइस्ट वाला सीन क्या होगा? बैड एज रवि कुमार जमीन पे खिसक के चोरियां कर रहे हैं। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर पाया था कि एक गाने में मैं 6 गाने सुनूंगा 17-20 मिनट तक। मुझे पता भी नहीं था कि ये पॉसिबल भी है, पर अनहोनी को जो होनी कर दे, उस होनी का नाम बैड एज रवि कुमार है। एंड इसीलिए इट्स एंटरटेनिंग एज फक। जहां ये कोई दो राय नहीं है कि ये फिल्म बुरी है, बहुत ही बुरी है बल्कि, पर जो इसकी कैंप अपील है इस फिल्म की, वही चीजी मसाला अनअपोलोजेटिक बकचोदी इस फिल्म को इतना बुरा बनाती है कि उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड भी हो जाती है। जहां फिल्म की स्टोरी सिंपल सी है, जिसे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बताया गया है। रवि कुमार एक बहुत ही खिसका हुआ पुलिस ऑफिसर है, जो आए बात पे अपने काम करने की तरीके की वजह से सस्पेंड होता रहता है। जहां फिल्म के अंदर एक माइक्रो रील नाम की चीज है, जिसमें भारत देश के बड़े बड़े राज छुपा है, जो कि अगर दुश्मनों के हाथ लग गई तो अपना देश बर्बाद हो जाएगा। मनीष वाधवा फिल्म में पाकिस्तान की तरफ से है और वो प्रभुदेवा के कैरेक्टर कार्लोस पेड्रो पैंथर को रिक्रूट करते हैं उन्हें एक वो रील लाने के लिए, ताकि वो भारत को खत्म कर सके और बदले में प्रभुदेवा के कैरेक्टर को खूब सारे पैसे मिलेंगे। एंड फिर सुनो क्या चीज हुई है, उन्होंने शूट करके फिल्म में दिखाया भी है। उस माइक्रो रील को तो पहले कोई और चुराता है, फिर वो किसी और को चुरा के उसके पास जाती है, फिर वो किसी और को चुरा के कोई और लेकर जाता है, और फिर उसे किसी और ने चुराया होता है, और एंड में रवि कुमार की दोस्त और प्यार में पागल सिचुएशनशिप लैला ने उस रील को चुराया होता है अपनी बहन मधु को विधवा करके। और अब वो भाई वो विधवा हुई थी, उसका पति था, भाई था, जीजा था, इट्स ऑल ब्लड इन माई माइंड। पर बेस्ट बात यह है कि वो इतनी सिंपल सी चीज को इन्होंने इतना कंफ्यूज करके बताया है, वो भी स्पीड से, कि ये हुआ फिर वो हुआ फिर ये देखने को मिला। भाई मजे आते हैं देखकर। जिसमें फिर मेजॉरिटी ऑफ स्टोरी यह लीड में चल रही होती है कि अब लैला के पास वो रील है और वो कार्लोस को वो रील तभी देगी जब उसे एक बहुत ही नायाब नेकलेस मिलेगा, वही मिडिल ईस्ट की उसी कंट्री में जहां पे वो अपनी सारी शूटिंग कर रहे हैं। कार्लोस एग्री करता है, वो रवि कुमार से वो चोरी करवाता है, और फिर वो पाकिस्तान वाले बंदे को वादा करता है कि जब तक ये चीज वेरीफाई हो रही है, रील वेरीफाई हो रही है, तब तक हम एक डांस करते हैं एंड फिर मैं आपको ये रील दे दूंगा। एंड फिर क्लाइमैक्स होता है, लोगों की मौतें होती हैं, फिर हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है। जहां आप देखो इसमें कई चीजें कई तरीके से हो रही हैं। सनी लियोन का भी एक एक्सटेंडेड कैमियो है, वो भी रवि कुमार के ऑरा को रेजिस्ट नहीं कर पाती। उसे वो धोखा जरूर से देती है, पर उसके साथ काम भी करने आ जाती है, क्योंकि रवि कुमार एक ऐसा मर्द है जो अबला नारियों का बहुत ही ख्याल रखता है। जहां हिमेश रेशमिया की पिछली 3 पिक्चरों में लव ट्रायंगल रहा ही रहा है, तो इसमें भी होना ही था। कहानी में एक मधु नाम की हीरोइन है, जो कि विलायती आर्टिस्ट सिमोना जे प्ले कर रही है उसे। वो रवि कुमार से प्यार करती हैं और वो भी रवि कुमार उनसे भी प्यार करते हैं। पर बीच में केस ये फंस गया कि जो अपनी मधु की बहन है लैला, वो भी रवि कुमार से प्यार करती है, और अपनी बहन का दिल रखने के लिए वो रवि कुमार से कोई भी रिश्ता नाता जो रखी हुई होती है उसे तोड़ देती है। जिसको लेकर पहले लैला मना कर देती है कि मैं तो रवि कुमार से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और अपनी बहन को भी बोलती है कि तुम्हें भी प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो ना उसकी जिंदगी किस तरीके की है। जहां लैला का पत्ता नहीं लगा, तो वो नहीं चाहती कि किसी का भी पत्ता रवि कुमार के साथ लगे, और रवि कुमार लैला को प्यार नहीं करता तो वो उसके साथ कैसे जा सकता है। तो सबने अपने भले के लिए ही अपना अपना अलग अलग रास्ता चुन लिया। पर जब सालों बाद एक रील की वजह से लैला, रवि कुमार और मधु सब एक टेबल पे आए, तो लैला ने अपनी बहन को मिडिल ईस्ट में बेच ही दिया कि यू आर गोना प्लेजर द विलन, और वो मान भी जाती है। आई मीन व्हाट द फक। जहां फिर वो तो बात की बात है कि रवि कुमार ने 20 मिनट तक 6 गाने एक साथ गाए, तो मधु को रवि मिला और फिर दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर हो पाए। एंड मैं इसी बात पे बोलता हूं कि इसकी अब्सर्डिटी इतना दिमाग घुमा देने वाली है कि आपको मजा आने लगता है। जहां इधर हिमेश रेशमिया ने अपनी लाइफ की करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है कि अब इससे बुरा वो कुछ नहीं कर सकते। एंड अगर वो कर सकते हैं, अगर आप दिखा सकते हो, बता सकते हो, तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, मुझे देखना है। मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं कि एक्सपोज यूनिवर्स की और भी मूवीज आती रहे, जहां फॉर द मोस्ट पार्ट मूवी मीम के लिए चलती है। माँ और दादी का राजा बेटा अपना रवि कुमार एक ऐसा अल्फा मर्द है जिसे लड़कियां देख उदित नारायण हो जाती हैं, और अगर कुछ बच भी गया होता है बीच में, तो कहानी में देशभक्ति आ जाती है। मूवी के क्लाइमेक्स में अचानक से ही आता है डायलॉग कि मेरा भारत महान, एंड यू आर लाइक व्हाट? नो, अभी तो तेरा बाप और भाई कैसे मरा था उसके बारे में जाना, इसी की वजह से तुम्हारी सटक गई थी, इसीलिए तो तुम उसके पीछे खून के लिए पागल हो गए थे, मारने के लिए। इट्स पर्सनल।
पर कहानी उसके बीच में आती है कि फक दिस प्लॉट भाई, मैं तो अपनी लेकर चलूंगा। जहां पे सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म को देख के ऐसे लगता है कि हिमेश रेशमिया को लगा कि इस फिल्म को बनाने के बाद मुझे कोई फिल्म बनाने को मिलेगी ही नहीं, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में सब कुछ किया है। आई मीन सब कुछ। उन्होंने मैट्रिक्स की तरह एक्शन किया हुआ है, चेनसॉ के साथ मैसेकर किया है, कार्स के साथ रेस की है, बाइक के साथ रेस किया है, हाइस्ट किया है, पाखंडियों को सबक सिखाया है, समाज को मैसेज दिया है, देश को बचाया है, हीरोइन को बचाया है, फैमिली को बचाया है, अपना बदला लिया है, मार खा के वापस आए हैं, फिर बाद में मर के भी वापस आए हैं, कॉमेडी किया है, डांस किया है, हीरोइन के साथ रोमांस भी किया है। आई मीन सब कुछ किया है उन्होंने। तो मैं अंदाजा नहीं है कि हिमेश रेशमिया ने इस पिक्चर में क्या क्या नहीं किया है, इवन फॉर अ सुपर हीरो सेक। रवि कुमार तो कहानी में खुद बोलते भी हैं कि मैं हीरो नहीं सुपर हीरो हूं। हेलबॉय की तरह 5 नली वाली बंदूक सिग्नेचर है इनका। एंड इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो हिमेश भाई ने हमें फिल्म दी है, वो इसे किसी सेकंड कमिंग ऑफ गॉड से कम नहीं बनाती। प्रभु देवा भी सोने पे सुहागा कैरेक्टर ही रहे हैं, लूनी टून वाले। कभी भी किसी को भी मार देना, कभी भी डांस कर लेना, मान गए तो बात मान लिए, नहीं तो मार ही दिया किसी को। बीच बीच में घड़ी को देखते रहना कि यार खत्म करो, दूसरे शूट पे भी जाना है, और एंड में तो एकदम ही कार्टून हो जाना कि बंदा डांस करते हुए गोलियों को डॉच कर रहा है। कौन सा मैं पोगो देख रहा हूं मैं यहाँ पे। एंड मैं बोलता हूं इससे अच्छा ब्रेन रॉट हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। जो पैरोडी भी नहीं कर रहे हैं और स्पूफ भी नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक सेल्फ कंटेंट कहानी को बस इतना सा मेटा रखते हैं कि एक्टर्स का ईगो ना हर्ट हो जाए कि हमने पूरी बकचोदी भी नहीं की हुई है, हमने एक पिक्चर तो बनाई है एटलीस्ट। मैं तो सर झुकाता हूं इनके सामने कि इतना पैशनेट प्रोजेक्ट इन्होंने हमारे सामने दिया हुआ है कि हीरो की एंट्री ट्रेलर एडिट से शुरू होती है। इस फिल्म को भविष्य में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा एंड ये इंस्टेंट क्लासिक बनती है तुरंत अपने रिलीज के दिन ही। आज का दिन कोई एवे दिन नहीं है, बल्कि एक बैड एस दिवस मनाया जाना चाहिए। फिल्म के हर लाइन पे एक डायलॉग है, हर एक लाइन पे आपके हलक में इतना घुसे रहते हैं कि आपको सांस लेने का मौका नहीं देती इसकी एडिटिंग। कहीं भी डायलॉग्स चल रहे हैं, मतलब कहीं भी उसकी माँ और दादी की जान पे आके अटकी हुई है, पर हाथ में बंदा सिगरेट बिना जलाए हुए बोलता है कि तुम तकदीर वाले हो कि तुम्हें शेर का शिकार करने का मौका मिला है, वरना हमारे नसीब में तो चूहे ही आते हैं। Oh my God! ये फिल्म इतने पैशनेट तरीके से बुरी है कि यही इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनलिटी है। हर एक फ्रेम चीख चीख के बोलता है कि भाई देख मैं कितना कूल हूं, पर हर एक फ्रेम जुदा हुआ है। एंड ऑन एडिशन इस फिल्म की रियलिटी ये है कि ये फिल्म किसी की ईगो ट्रिप है, जहां इसे कैंपी मेटा कमेंट्री के साथ और ह्यूमर के साथ बना के परोसा तो जा रहा है कि हाँ हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यू जस्ट नो कि कोई फिल्म एक्सेप्ट तब कर लेती है कि हाँ हम बकचोदियाँ कर रहे हैं। जैसे स्केरी मूवी आपने देखा होगा, वो जान रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में नहीं, वो पूरी तरीके से इंडल्ज नहीं होते। इनका कहना है कि हमने बकलोलियाँ की हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं, पर हमने ये भी किया है जो क्लासिक सिनेमा आप मिस कर रहे थे, ये मिस कर रहे थे हम लोग। एंड इसीलिए मैं इस फिल्म को पूरी तरीके से सेल्फ अवेयर भी नहीं कहता कि ये इसमें ईगो नजर आता है किसी का। अब ये फिल्म कल्ट बन पाएगी कि नहीं वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये क्लासिक अभी से तुरंत से ही जरूर है। थोड़ा सा अजीब सी बात है इस फिल्म के साथ कि इसको देख के ऐसा मजा आती है कि यार मैं इसे अभी दोबारा देखने चला जाऊं, मतलब आज कुछ तूफानी करने के लिए। मतलब इतना बकचोदी है कि ब्रो पिक्चर है ब्रो। एंड इसीलिए मैं मानता हूं कि दिस इज पीक ब्रेन रॉट और इसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिमेश जैसा कोई भी पैशनेट इंसान और आएगा नहीं भविष्य में, और ना ही किसी के पास हिम्मत होगी कि मैं इस फिल्म को आगे बना सकूं। और इसीलिए ओवरऑल मुझे पिक्चर पसंद आई। डाल दो मुझे जेल में, मैं आपकी सारी सजाएं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। आज के बैड एस दिवस को मैं पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहता हूं। इसके सीन्स अभी भी याद करके मुझे बहुत हंसी आती है। वो हाइस्ट वाला सीन की जमीन पे रेंग रेंग के निकलना, वो एक्ट्रेसेस के बीच में लड़ाई की, फॉर द गॉड सेक तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा खूबसूरत हूं। क्या ही चल रहा था वहां पर। और इसकी सबसे बेस्ट बात, रवि कुमार के डायलॉग्स, डैम वाह, कहां था आपका ये टैलेंट। विटनेस दिस भाई, एक्नॉलेज हिम, टॉक अबाउट हिम, बट डेयर नॉट अंडर एस्टिमेट हिम। ये पिक्चर आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, समझ नहीं सकते। बाकी अभी तक अगर आपने फिल्म देख ली है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस या सर्वाइवल स्टोरीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख ही लो, फिर बताना कैसा लगा। यार इट्स वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस। बाकी अपने ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।